Hi everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 19th of March 2025. Let's start from our first news. Before we start the question, आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेझिझक। ओके, नाउ स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Look, our first question is which of the following event movement marked by the beginning of civil disobedient movement in India। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा मूवमेंट है जो कह सकते हैं कि मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। ठीक है, जो ये दिखाती है कि ये मार्क करती है, ये दर्शाती है कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का बिगिनिंग है। ओके, तो आपका पहला ऑप्शन है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और सेकंड ऑप्शन है आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड, थर्ड है आपका सॉल्ट सत्याग्रह जिसको आप डांडी मार्च भी कहते हैं या नमक आंदोलन भी कहते हैं, डी आपका रॉलेट सत्याग्रह है। ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा है जो बिगिनिंग ये दर्शाती है कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का आगाज हो चुका है, उसका हिंट दिखाती है बेसिकली। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, साल्ट सत्याग्रह। ठीक है, अब साल्ट सत्याग्रह हो कैसे जाएगा, देखो ये जो हमारा वर्ल्ड वॉर था ये 1914 से 1918 तक था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे तो ये 1939 टू 1945 या 44 तक थी। ठीक है, साल्ट सत्याग्रह की बात करेंगे ये, और ये रॉलेट एक्ट 1919 से 1920 का था। ठीक है, ये जब हुआ था जब रॉलेट एक्ट का जो आया था उसके खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह हो रहा था। ओके, साल्ट सत्याग्रह की बात करेंगे तो ये तब हुआ था जब गांधी जी शुरू करने वाले थे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के। उसके पहले गांधी जी ने ये सोचा था कि फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक उसी टाइम पे क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि साल्ट पर जो टैक्स था वो बढ़ा दिया था, तो गांधी जी के पास एक अच्छा मौका मिल गया था। ठीक है, तो ये उसका बिगिनिंग दिखाता है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का, साल्ट सत्याग्रह पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं तो देखो क्या कहता है कि लाहौर जो कन्वेंशन हुई थी 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, उसमें ही ये डिसाइड कर दिया गया था कि गांधी जी, कांग्रेस की तरफ से ही हो गया था कि गांधी जी क्या करने वाले हैं, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ठीक उसी समय की बात है कि ब्रिटिश क्या करता है, स्ट्राइक करता है 2400 टैक्स आपका सॉल्ट पर लगाता है, नमक पे। ठीक है, जो कि डेली रोज़ हम कह सकते हैं कि डेली यूज़ में हम उसको इस्तेमाल करते हैं सॉल्ट, क्योंकि खाना नमक तो हम हर चीज़ में यूज़ करते हैं ना, उस पर अगर 2400% टैक्स लग जाए तो बहुत कह सकते हैं बहुत महंगाई बढ़ने की कह सकते हैं डिमांड हो जाएगी। ठीक है, तो गांधी जी ने डिसाइड किया टू बिगिन द फ्रीडम स्ट्रगल विद दोज काउज ऑफ द नॉन कॉपरेशन टूवर्ड्स द सॉल्ट टैक्स। ठीक है, तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि फ्रीडम स्ट्रगल का जो मूवमेंट है वो शुरू करने से पहले उसका सबसे नींव जो होगी वो सॉल्ट सत्याग्रह ही होगी। ठीक है, सॉल्ट टैक्स को नॉन कॉपरेट करेंगे। ठीक है, हम सॉल्ट सत्याग्रह का बहिष्कार करेंगे सॉल्ट टैक्स का। ठीक है, तो उसमें देखो हुआ क्या कि गांधी जी ने, एक सेकेंड, हाँ, गांधी जी ने फिर क्या किया, डांडी मार्च का ये मैसेज किया कि वो डांडी के लिए मार्च करेंगे। ठीक है, डांडी मार्च करेंगे, और गांधी जी ने फिर क्या किया कि डांडी मार्च गांधी जी ने 1930 गांधी जी डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ टैक्स ऑन सॉल्ट। ठीक है, 1930 में गांधी जी डिसाइड करते हैं कि भैया हम तो आंदोलन करने जा रहे हैं जो वो नमक पे टैक्स लगा रहे हैं। ओके, तो गांधी जी ने नमक पे टैक्स लगाने के पे जो आंदोलन शुरू किया, तो गांधी जी का जो मेथड था नॉन कॉपरेशन नॉन वायलेंस मेथड, गांधी जी ने उसको ही चुना। ठीक है, और फिर आगे जाके क्या होता है कि गांधी जी अपने 80 सदस्यों के साथ 390 किलोमीटर चलते हैं साबरमती आश्रम से डांडी की तरफ। ठीक है, साबरमती आश्रम से डांडी की तरफ कितने किलोमीटर की दूरी होती है, 390 किलोमीटर की दूरी, अपने 80 सदस्यों के साथ। उनके साथ कितने लोग थे, तो 80 लोग थे। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद तो क्या हुआ कि हजारों हजूर लोग आए थे, जैसे गांधी जी को वो क्या कह सकते हो, उनके साहस को बढ़ाने के लिए, उनको देखने के लिए, तो वो तो आए थे। लेकिन बेसिकली जो आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कितने मेंबर थे, तो 80 मेंबर थे। ओके, ठीक है, और गांधी जी फिर फाइनली क्या होता है, डांडी के पास पहुंचते हैं और एक नमक अपनी मुट्ठी में उठाते हैं और उससे ये उस नमक आंदोलन को ब्रेक करते हैं। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना होगा, गांधी जी ने ये नमक सत्याग्रह आंदोलन जो था बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका देखो करेक्ट ऑप्शन हमें एक सेकंड, इसका करेक्ट, हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन हमें पता चल चुका है, सी होगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक, द सेकंड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग एक्ट। ये इतने सारे एक्ट हैं जिसमें ये पूछा जा रहा है कि द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट हैज़ एन स्टेटरी बॉडी मैंडेट टू इन्फोर्स विच ऑफ द अबव एक्ट। ठीक है, बेसिकली ये कह रहा है कि ईडी जो है एक स्टेटरी बॉडी है, उनके अंडर कौन सा, इनमें से कौन सा एक्ट है जो ईडी के अंडर आती है, जिस पर ईडी के अंडर इस ईडी उस पर काम कर सकती है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन कहता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022, जिसको पीएमएलए कहते हैं। ठीक है, सेकंड आपका कहता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जिसको फीमा कहते हैं। ठीक है, फॉरगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018, जिसको फीओ कहते हैं। ये बेसिकली क्या कहते हो, किंगफिशर के जो ओनर हैं विजय माल्या, वो जब धोखा करके यहाँ से भाग गया था तो उनको भगोड़ा साबित करने के लिए बेसिकली फॉरगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट लाई थी मोदी सरकार ने 2018 में। ओके, तो बताओ इसमें से कौन सा एक्ट है जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंडर आती है। ओके, बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका कौन कौन सा ईडी के अंडर होगा, जिसको ईडी यूज़ कर, उसमें ईडी अपना इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो ये तीनों हो जाएगा। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, पीएमएलए, फेमा और FEOA। ठीक है, जिसको फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट कहते हैं। ठीक है, ये तीनों एक्ट के अंडर आपका ईडी इन्वेस्टिगेट करती है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से ये है हाउ मेनी अबव आर द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कितने स्टेटमेंट हैं जो करेक्ट है। ठीक है, बेसिकली ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट कहता है 0 आवर रिफर्स टू अ टाइम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द हाउस। ठीक है, पार्लियामेंट जब सेशन चल रही होती है तो 0 आवर किसको कहते हैं, 0 आवर से ये संदेश होता है कि टाइम बिफोर, जो संसद की जो रोज की जो कार्रवाई होती है उसके पहले 0 आवर होता है। ये आपका पहला ऑप्शन कह रहा है। ठीक है, जिसको शून्यकाल कहते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका कहता है इन 0 आवर मेंबर रेज मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस विदाउट प्रायर नोटिस। ठीक है, कहता है कि शून्यकाल में क्या होता है कि जो मेंबर होते हैं, संसद के जो सदस्य होते हैं, वो मुद्दा उठाते हैं और ऐसे मुद्दे को उठाते हैं जो अर्जेंट होती है पब्लिक इंपॉर्टेंस को लेकर के। ठीक है, जो कि विदाउट प्रायर नोटिस आती है, जो कि बिना पहले से नोटिस दिया हुआ रहता है उसके बिना आती है। ठीक है, जैसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो पहले नोटिस दे दी जाती है, उसके बाद उस पर क्या कह सकते हो, संसद में उस मुद्दे को उठाया जाता है। ठीक है, लेकिन 0 आवर में कह रहा है कि ऐसा नहीं होता है, आपको पहले से होता है। ठीक है, ऑल्दो ये स्टेटमेंट है। ठीक है, आपको बताना होगा ये करेक्ट है या नहीं। ठीक है, सी हमारा कहता है थर्ड स्टेटमेंट कि क्वेश्चन आवर इज द फर्स्ट आवर ऑफ द पार्लियामेंट सिटिंग ड्यूरिंग विच द मेंबर आस्क क्वेश्चन टू द मिनिस्टर एंड होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। ठीक है, कह रहा प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर प्रश्नकाल को कहते हैं। प्रश्नकाल जो होती है पार्लियामेंट सिटिंग की, जो होती है संसद की जो कार्रवाई होती है, उसका पहला घंटा जो होता है, पहला आवर, पहला जो 1 घंटा होता है, वो क्या होता है आपका क्वेश्चन और प्रश्नकाल पे होता है। उस समय क्या होता है, मेंबर हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं मंत्रियों से। ठीक है, जो भी मिनिस्टर होते हैं उससे मंत्रियों से सवाल पूछते हैं और उनके लिए उसको जवाब मांगते हैं, उनको जवाबदेही मांगते हैं कि हाँ, आप इसका क्या, इस मुद्दे को लेकर के आपके क्या कर रही है सरकार, क्या नहीं कर रही है, वो बताती है। ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है 0 आवर और क्वेश्चन आवर को लेकर के। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज, आपका कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा, सेकंड भी सही हो जाएगा, फर्स्ट गलत होगा। फर्स्ट गलत इसलिए होगा कि देखो जो 0 आवर है ना, वो आपका क्वेश्चन आवर के बाद होता है। ठीक है, प्रश्नकाल के बाद आपका 0 आवर होता है। ठीक है, ना कि पहले 0 आवर होता है, नहीं, प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल के बाद यानी क्वेश्चन आवर के बाद आपका 0 आवर शुरू होता है, शून्यकाल शुरू होता है। ओके, तो ये आपका स्टेटमेंट से फर्स्ट जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ डे टू डे एक्टिविटी, तो ये नहीं होगा। ठीक है, आपको आफ्टर द क्वेश्चन आवर ये शुरू होता है। ओके, तो उसके अनुसार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है, ओनली 2। ओके,
Now move to the next question. Look, the fourth question is, consider the following statement regarding National Clean Air Program NCAP. ठीक है, ये जो बॉडी है नेशनल क्लीन प्रोग्राम, इसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है, इट इज ए इनिशिएटिव ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी इन ऑल द सिटी इन द कंट्री. ठीक है, ये जो बॉडी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रोग्राम जो है, ये क्या है, ये इनिशिएटिव है, इस किसके अंडर आती है, ये आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंडर आती है. ठीक है, एनजीटी के अंडर आती है. इसका काम क्या है, टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी इन ऑल द सिटी ऑफ द कंट्री. ठीक है, यानी सारे देश में जितने शहर हैं भारत देश में, उसके क्या करने हैं, उनकी वायु में सुधार का ये काम करती है. ओके, सेकंड कहता है कि इट इन्वेस्टिगेट द अचीवमेंट रिडक्शन अप टू द 40% और अचीवमेंट ऑफ द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड टू पार्टिकुलेट मैटर 10 PM10 कंसंट्रेशन बाय 2025 टू 2026. ठीक है, ये कह रहा है कि ये क्या करती है, ये कम करने का काम करती है. जो 40% हमने और नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के अनुसार हमने जो हमने जो PM10 जो हमने बढ़ती है PM जो पार्टिकुलेट मैटर 10 है, उसमें से जो भी पार्टिकुलेट मैटर आते हैं वो हम अगर वायु में बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं, उसको कम करने का काम करती हैं. ओके, तो बताओ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंडर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज, आपका स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, सेकंड इनकरेक्ट होगा. ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा. ओके, अब देखो ये बार बार ग्रीन आ रहा है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है ये है क्या. ठीक है, तो देखो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है ये एक इनिशिएटिव है, योजना है, जिस किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है. ठीक है, जो कि 2029 में लॉन्च किया गया था. इसका काम क्या था, लॉन्च करने का मकसद क्या था, टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी इन 131 सिटी. ठीक है, 131 शहरों में क्या करना था, उनके वायु को सुधार करना था. ओके, और टोटल कितने राज्य मिला करके 24 राज्यों में 131 शहरों को ढूंढा गया था. ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट फर्स्ट जो था वो गलत हो जाएगा. ठीक है, तो आपका इसके अनुसार कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, आपका होगा सेकंड सही, फर्स्ट गलत, और करेक्ट ऑप्शन बी ओनली 2. ओके, सो ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन. अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तब तक पढ़ते लिखते रहिए. धन्यवाद.